रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 18। घबराई हुई समीची जंगल के बीच में एक साफ किए क्षेत्र में खड़ी थी। अंधेरी रात में घने जंगल से आती अनिष्टकारी आवाजें डर का माहौल पैदा कर रही थी। अतीत की यादें वर्तमान को घेर रही थी। काफी समय बीत गया था, बहुत साल। उसने सोचा था कि लोग उसे भुला चुके थे, उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आखिरकार मिथिला सप्त सिंधु में छोटा और अमहत्वपूर्ण साम्राज्य था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। आभार का भार इस असहज पल के साथ मिलकर उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। उसका बायां हाथ म्यान में रखी तलवार के मूंठ पर था। समीची, तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? आदमी ने पूछा। उसकी भारी आवाज़ खास थी, सालों से तंबाकू और मदिरा के सेवन का परिणाम। साथ ही बेकाबू होकर चिल्लाने का भी उसमें योगदान था। आदमी स्पष्टतया धनी था। महंगे कपड़े, अच्छी तरह तहाए हुए, नरम करीने से काढ़े हुए सफ़ेद बाल, उंगलियों पर अंगूठियों का जमावड़ा। उसके चाकू और तलवार पर भी रत्न जड़े हुए थे। यहाँ तक कि म्यान पर भी सोने का पानी चढ़ा था। उसके झुर्रीदार माथे के बीच में गाढ़ा काले रंग का तिलक लगा हुआ था। काली वर्दी पहने 20 लोगों की एक टुकड़ी कुछ दूरी पर खड़ी थी, उनकी बातें सुनने से दूर। उनकी तलवारें सुरक्षा से म्यान में थी। वो जानते थे कि समीची से कोई खतरा नहीं था। वो अगले दिन गुरु विश्वामित्र को संकष्या में लेने के लिए पहुंची थी। उसे इस आकस्मिक मुलाकात के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़े थे, अभी नहीं। वो अपने प्रभु को याद कर रही थी कि वो अकंपन को वापस भेज दे। लेकिन प्रभु अकंपन, समीची ने असहजता से कहा। इराइवा का आदेश जो पहले बताया गया था उसे भूल जाओ, अकंपन ने कहा। अपना वचन याद रखो, समीची ने अक्कड़ से कहा। मैं कभी अपना वचन नहीं भूलूंगी प्रभु अकंपना, पता है कि तुम नहीं भूलोगी। अकंपन ने अपने हाथ उठाए और उदासीनता से अपने संवरे हुए नाखून देखे। अच्छी तरह कटे हुए, रंगे हुए, उन पर हल्का दूधिया रंग लगा हुआ था। पतली गुलाबी उंगलियों को हालांकि काले रंग से रंगा गया था। तो राजकुमारी सीता का स्वयंवर होगा? आपको बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है, समीची ने बीच में बात काटी। वो हो जाएगा, वो राजकुमारी सीता के हित में है। अकंपन मुस्कुराया। शायद समीची के मोटे दिमाग में कुछ आ गया था। हाँ, वो तो है। सीता ने आह भरकर हल्के से अपने सिर पर चपत लगाई। बेवकूफ़! उन्होंने अपने निजी पूजा कक्ष में आकर चाकू उठाया। वो अस्त्र पूजा का दिन था, हथियारों की पूजा करने का प्राचीन पारंपरिक तरीका। और वो पूजा के बाद अपना चाकू गर्भगृह में अपने देवता के पैरों में रखा भूल गई थी। किस्मत से आज उन्होंने हथियार के बिना काम चला लिया था। उन्हें हमेशा से संदेह था कि वो धनी व्यापारी विजय मिथिला के बजाय संकष्या का ज़्यादा वफादार था। आज दिन में बाजार में उसने भीड़ को सीता पर हमला करने के लिए उकसाया था, जब सीता एक चोर लड़के को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही थी। किस्मत से सारा मामला संभल गया था। कोई भी घायल नहीं हुआ था, सिवाय उस मूर्ख विजय के, जिसे अब कई सप्ताह तक अपनी टूटी हुई पसलियों का इलाज करवाना पड़ेगा। वो शायद अगले दिन शाम को अयूरालय जाकर एक बार उससे मिल आएंगी। वास्तव में उन्हें विजय की चिंता नहीं थी, लेकिन ये दिखाना जरूरी था कि उन्हें सिर्फ गरीबों की ही नहीं बल्कि अमीरों की भी उतनी ही चिंता थी, भले ही अमीरों में कितने ही मूर्ख क्यों ना हो। समीची कहाँ है? नागरिक और शिष्टाचार अधिकारी अब किसी भी समय गुरु विश्वामित्र और उनके मलय पुत्र को लेकर मिथिला पहुंचने ही वाली थी, और यकीनन राम और लक्ष्मण को भी। अचानक दरबार ने मलय पुत्र सेना प्रमुख अरिष्टनेमि के आने की घोषणा की। सीता ने जोर से जवाब दिया, उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आओ। अरिष्टनेमि कक्ष में आ गए। सीता ने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए सिर झुकाकर विश्वामित्र के विश्वस्त का अभिवादन किया। आपका स्वागत है अरिष्टनेमि जी, आशा है आप मिथिला में सहजता से होंगे। अपने घर में कोई हमेशा ही सहज रहता है, अरिष्टनेमि मुस्कुराए। सीता समीची को उनके साथ न देखकर हैरान थी। ये अपारंपरिक था। समीची को ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को खुद सम्मान के साथ उनके शिविर में लेकर आना चाहिए था। मुझे खेद है अरिष्टनेमि जी, समीची को आपको मेरे कक्ष में लेकर आना चाहिए था। मुझे यकीन है कि उसका आशय अनादर नहीं होगा, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। नहीं नहीं, अरिष्टनेमि ने भरोसे से हाथ उठाते हुए कहा। मैंने उससे कहा था कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप रहने की व्यवस्था से संतुष्ट होंगे, खासकर गुरु विश्वामित्र और अयोध्या के राजकुमारों की। अरिष्टनेमि मुस्कुराए।
सीता सीधे ही मुद्दे पर आ गईं। गुरु विश्वामित्र महल के अपने उसी कक्ष में ठहरे हैं, लेकिन राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण को मधुकर निवास में ठहराया गया है। मधुकर निवास? सीता का मुंह खुला रह गया। क्या समीची पागल हो गई है? जैसे ही ये ख्याल उनके मन में आया, अरिष्टनेमी ने कहा, वास्तव में गुरुजी ही चाहते थे कि राजकुमार वहां ठहरे। सीता ने हताशा से अपने हाथ उठाए। क्यों? वो अयोध्या के राजकुमार हैं, राम साम्राज्य के युवराज हैं। अयोध्या इसे अनादर के रूप में देखेगा। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से मिथिला पर कोई मुसीबत। राजकुमार राम इसे अनादर के रूप में नहीं देखते। अरिष्टनेमी ने उनकी बात बीच में काटी। वह समझदार परिपक्व इंसान है। हमें अभी के लिए मिथिला में उनकी उपस्थिति को गुप्त रखना होगा और आपको भी कुछ दिन उनसे मिलने से बचना होगा। सीता का धैर्य छूट रहा था। गुप्त? वो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं अरिष्टनेमी जी। नहीं तो वो यहाँ क्यों आते? हमें इसे गुप्त कैसे रख सकते हैं? एक समस्या है राजकुमारी। क्या समस्या? अरिष्टनेमी ने आह भरी। वो कुछ पल रुके और फुसफुसाए, रावण। आपने अभी तक उनसे न मिलकर समझदारी दिखाई है, समीची ने कहा। सीता और समीची राज्य शस्त्रागार के शाही विभाग में थे। इस शाखा का एक कक्ष शाही परिवार के पसंदीदा हथियारों के लिए सुरक्षित था। सीता आसन पर बैठकर प्रभु रुद्र की महान धनुष पिनाक पर सावधानी से तेल लगा रही थी। अरिष्टनेमी से हुए संवाद ने उन्हें परेशान कर दिया था। सच पूछो तो उन्हें हमेशा से मलय पुत्रों की योजना पर संदेह था। वो जानती थी कि वो उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे। वो अपनी योजना को लेकर बहुत हठी थे, लेकिन राम नहीं। काश मैं किसी से बात कर पाती। काश हनु भैया या राधिका यहाँ होते। सीता ने समीची को देखा और पिनाक पर तेल लगाना जारी रखा। समीची कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। वो अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझती मालूम पड़ रही थी। मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे दूसरों के कहने की परवाह नहीं है, लेकिन ये सच है सीता। राजकुमार राम का जीवन खतरे में है। आपको उन्हें किसी तरह घर वापस भेज देना चाहिए। सीता ने तेल लगाना रोककर ऊपर देखा। उनका जीवन तभी से खतरे में है जब वो पैदा हुए थे। समीची ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब वास्तविक खतरे से है। अवास्तविक खतरा क्या होता है समीची? ऐसा कुछ नहीं है। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। तुम क्या छिपा रही हो समीची? समीची सीधी खड़ी हो गई। कुछ नहीं राजकुमारी, पिछले कुछ दिनों से तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। मुझे भूल जाइए, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। क्या मैंने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा है जो आपके हित में न हो? कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। राजकुमार राम को वापस घर भेज दीजिए, अगर आप कर सकती हैं तो। सीता ने समीची को घूरा। ऐसा नहीं होगा। बड़ी ताकतें खेल रही हैं सीता, वो आपके बस में नहीं है। मुझ पर भरोसा कीजिए। कृपया उन्हें घर भेज दीजिए, इससे पहले कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए। सीता ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पिनाक को देखा और तेल लगाना शुरू कर दिया। प्रभु रुद्र, बताइए मैं क्या करूं? मेरे मिथिलावासी वास्तव में तालियां बजा रहे हैं? सीता ने अविश्वास से आंखें फैलाते हुए पूछा। अरिष्टनेमी सीता के निजी कार्यालय में आए थे, परेशान करने वाली लेकिन अपेक्षित खबर लेकर। रावण सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मिथिला आ गया था। उसका पुष्पक विमान, उड़ने वाला वाहन शहर की बाहरी दीवार के बाहर उतरा था। वो अपने भाई कुंभकर्ण और कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ आया था। अंगरक्षकों के रूप में आए उसके 10,000 सैनिकों ने शहर के बाहर पड़ाव डाल दिया था। सीता इस खबर से हैरान थी कि मिथिलावासी पुष्पक विमान को शहर की बाहरी खाई पर उड़ता देख तालियां बजा रहे थे। अधिकांश इंसान पुष्पक विमान को पहली बार देखकर तालियां बजाते हैं सीता, अरिष्टनेमी ने कहा, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें राम को जाने से रोकना होगा। क्या राम जा रहे हैं? क्यों? मुझे लगा था कि वो रावण से हिसाब चुकता। उन्होंने अभी तक कुछ निश्चित नहीं किया है, लेकिन मुझे डर है कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई को जाने के लिए मना लेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनसे बात करूं? हाँ। क्या मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात का ज़्यादा असर। क्या आपके दिमाग में कोई और इंसान नहीं आ रहा जो उनसे बात कर सके? अरिष्टनेमी ने नम में सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि गुरु विश्वामित्र भी राम को समझा पाएंगे, लेकिन सब आपके ऊपर है सीता, अरिष्टनेमी ने कहा। अगर राम चले जाते हैं तो हमें स्वयंवर रद्द करना होगा। प्रभु रुद्र के नाम पर मैं उनसे कहूँगी क्या? वो मुझसे कभी नहीं मिले हैं। मैं उन्हें मनाने के लिए क्या कहूँगी? मुझे नहीं पता। सीता ने हंसकर अपना सिर हिला दिया। धन्यवाद सीता, मैं जानता हूँ ये ठीक है, मैं बात कर लूँगी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोई रास्ता तो होगा। अरिष्टनेमी अभी भी असहज दिख रहे थे। एक और बात है सीता, और हालात थोड़े और जटिल हो सकते हैं। कैसे?
राम यहाँ धोखे से लाए गए हैं क्या? वो बस ये जानते थे कि वो किसी खास मकसद से गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट दशरथ ने राम को गुरु विश्वामित्र का हर आदेश मानने का सख्त निर्देश दिया था, तो वो ना नहीं कह सके। उन्हें ये नहीं पता था कि वास्तव में वो स्वयंवर में भाग लेने जा रहे थे, जब तक कि वो मिथिला नहीं पहुंच गए। सीता सकते में थी, आप मजाक कर रहे हो? लेकिन कुछ दिन पहले वो आखिरकार स्वयंवर में भाग लेने को राजी हो गए, उसी दिन जब आपने बाजार में उस लड़के को बचाया था। सीता ने अपना सिर पकड़कर आंखें बंद कर ली। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मलयपुत्र ऐसा भी कर सकते हैं। परिणाम ही अंतिम सत्य होता है सीता, तब नहीं जब मुझे परिणाम के साथ जीना हो। लेकिन वो आखिरकार स्वयंवर में भाग लेने को राजी हो गए थे। लेकिन वो रावण के आने से पहले की बात है ना? हाँ, सीता ने अपनी आंखें चढ़ाई। प्रभु रुद्र, मेरी मदद करो।